हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्लाइसिंग साइंस। हम साइंस एनसीईआरटी क्लास 9 के चैप्टर टिश्यूज़ को पढ़ रहे हैं। इसमें हमने पहले दो पार्ट्स में प्लांट टिश्यूज़ को कवर कर लिया है और पिछले दो पार्ट्स में एनिमल टिश्यूज़ के अंदर एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यूज़ को भी पढ़ लिया है। आज की वीडियो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगी, क्योंकि आज हम हमारी बॉडी में सभी मूवमेंट करवाने वाले मस्कुलर टिश्यूज़ और हमारी बॉडी के हर कोने की खबर माइंड तक पहुंचाने वाले खबरी नर्वस टिश्यूज़ को भी कंप्लीट कर लेंगे। आप इस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं मस्कुलर टिश्यूज़ से। तो अब मस्कुलर टिश्यू का क्या काम है, आप याद कीजिए। मैंने पहली ही वीडियो में जब हमने एनिमल टिश्यू स्टार्ट किया था तो एक क्वेश्चन पूछा था कि हम लोग कैसे चल पाते हैं, कैसे दौड़ पाते हैं, जबकि पेड़ बेचारे वहीं के वहीं खड़े रहते हैं, जबकि लिविंग सेल्स हमारे अंदर भी हैं और लिविंग सेल्स प्लांट्स के अंदर भी पाई जाती हैं। तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि प्लांट्स के अंदर ये मस्कुलर टिश्यूज़ नहीं मिलते जिनके कारण वो मूवमेंट कर पाएँ। उनके पार्ट्स में मूवमेंट होती है लेकिन वो लोकोमोशन नहीं कर पाते। जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह पर वो नहीं जा पाएंगे। हम एक जगह से दूसरी जगह पर भी जा सकते हैं और हमारे ऑर्गन्स अंदर मूवमेंट भी करते रहते हैं। प्लांट्स के अंदर कौन सी मूवमेंट होती है, उसका अगर हम एग्जांपल लें तो हम देखते हैं कि वहाँ पर पत्तियों में एक स्टोमेटा होता है जो कि गैसीज एक्सचेंज का और ट्रांसपीरेशन का काम करता है। वो स्टोमेटा जब ट्रांसपीरेशन हो रही होती है, जब गैसीज एक्सचेंज हो रहा होता है तो वो ओपन हो जाता है, लेकिन नाइट के टाइम पर देखा जाता है उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा तो वो क्लोज रहता है। दूसरा हम देखते हैं कि जाइलम टिश्यू के अंदर जो जल है वो जल जड़ों से हर पार्ट तक पहुंचता है, और जो पत्तियों के अंदर फ्लोएम टिश्यू है वो फूड को पत्तियों से हर पार्ट तक पहुंचाता है प्लांट्स के। तो उस दौरान भी तो जल की और फूड की मूवमेंट हो रही होती है, तो उनके पार्ट्स में भी मूवमेंट होती है, लेकिन वो लोकोमोशन नहीं कर पाते, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा पाते, क्योंकि उनके पास ना तो जॉइंट्स हैं जैसे कि हमारे पास जॉइंट्स हैं, बोन टिश्यूज़ हैं। दूसरा, बोन टिश्यूज़ के ऊपर एक मसल्स लगी होती हैं, वो क्या करती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाती हैं, जिसके कारण हमारे पार्ट्स हैं वो आगे बढ़ पाते हैं। और ये सब पॉसिबल हो पाता है सिर्फ मस्कुलर टिश्यू की वजह से, क्योंकि ये मस्कुलर टिश्यू प्लांट्स में नहीं होता, इस कारण वो लोकोमोशन भी नहीं कर पाते, एक जगह से दूसरी जगह पर वो नहीं जा पाते। मस्कुलर टिश्यू किससे मिलकर बना होता है, ये मिलकर बना होता है मसल फाइबर से, और ये देखने में ऐसा लगता है। ये मसल फाइबर क्या होता है, ये मसल फाइबर होता है मल्टीपल मसल सेल्स मिलती हैं, फ्यूज होती हैं और ये एक साथ आ जाती हैं, उसके बाद में ये एक इलोंगेटेड फाइबर बनाती हैं। उसी फाइबर को बोला जाता है ये मसल फाइबर है। उसी मसल फाइबर से मिलकर बना होता है मसल टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यूज़ तीन तरह के देखने को मिलेंगे, एक है स्केलेटल टिश्यू, दूसरा स्मूथ मसल्स और तीसरा है कार्डियक मसल्स। बात करते हैं स्केलेटल मसल्स की। स्केलेटल मसल्स यानी कि ऐसी मसल जो हमारे स्केलेटन पर पाई जाती हैं। स्केलेटन पर कौन सी, जो कि हमारी बोन्स पर पाई जाती हैं, हड्डियों पर जो मसल्स लगी हुई हैं उन्हें कहते हैं स्केलेटल मसल्स। अब एक बार अपने शरीर को देखो, अपनी बॉडी को देखो और देखो कि कहाँ कहाँ हड्डियाँ हैं और हड्डियों के ऊपर कहाँ कहाँ मसल्स आपको दिखाई दे रही हैं। वो जो मसल्स आपको दिखाई दे रही हैं या फिर फील हो रही हैं वो है स्केलेटल मसल्स। अब आप एक बार अपने हाथों को देखो, अपनी आर्म्स को देखो, शोल्डर के नीचे और एल्बो के ऊपर, अपनी कोहनी के ऊपर और कंधे के बीच में जो एरिया है उसको देखो, इनको मोड़ने की कोशिश करो। जब आप इसको मोड़ोगे तो आप देखोगे कि बीच में जो मसल्स हैं वो ऊपर उठ गई हैं। जो ये ऊपरी हिस्सा जो उठा हुआ है इसे बोलते हैं बाइसेप्स, और इसके नीचे, इसके बिल्कुल नीचे, हाथ के बिल्कुल आर्म्स के निचली आर्म्स को इसे बोलते हैं ट्राइसेप्स। तो ये जो दोनों मसल्स हैं ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और इनके बीच में है हड्डी, बोन। वो हड्डी इस मांसपेशी से जुड़ी हुई है टेंडन के थ्रू। तो वो टेंडन एक किस्म से एक हुक है जो कि इन हड्डियों को उठा भी सकता है और छोड़ भी सकता है, और उसको उठाने और छोड़ने के लिए जो इंस्ट्रक्शन देती है वो देती है मसल्स। ये मसल्स कैसे करती हैं वो काम, ये मसल्स करती हैं जब ये सिकुड़ जाती हैं तो वो टेंडन भी सिकुड़ जाता है, और टेंडन अपनी तरफ खींच लेता है उस जॉइंट को, जिसके कारण हम अपने हाथ की मूवमेंट कर पाते हैं। हम अपने हाथ को खोलना होता है तो ये जो मसल्स हैं इनको हम रिलैक्स कर देते हैं तो ये हाथ खुल जाता है। ये पैर में काम करते हैं, जोड़े में। अगर एक सिकुड़ रहा होगा तो दूसरा रिलैक्स हो रहा होगा, एक रिलैक्स है तो दूसरा सिकुड़ रहा है। मतलब बाइसेप्स अगर रिलैक्स हो रही है तो जो ट्राइसेप्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा, वो सिकुड़ रहा होगा। ये
कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। यही कारण है कि ये हमारा हाथ मूवमेंट कर पा रहा है। अब ये कैसे कर पाते हैं ये काम कर पाते हैं ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के थ्रू। ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन क्या होता है भाई? ये मिलकर बना होता है एक्टिन और मायोसिन से मिलकर। और ये क्या काम करवाते हैं? ये काम करवाते हैं इसको कॉन्ट्रैक्ट करवाने में और रिलैक्स करवाने में हेल्प करते हैं। अब एक बार इनको देखें कि क्या ये हमारी इच्छा के अनुरूप काम करती हैं या फिर बिना इच्छा के भी चलने लगती हैं या फिर बिना इच्छा के मूवमेंट कर रही होती हैं। अपने हाथ को ढीला छोड़ो और अपने हाथ की मसल्स को देखो, क्या ये अपने आप कुछ काम कर रही हैं? चलो अब अपने हाथ को ऊपर उठाओ, हाथ को सीधा करो, दूसरे हाथ को ऊपर उठाओ, अब राइट हैंड को नीचे करो। कौन बता रहा है इनको ऊपर करना है, इनको नीचे करना है? तुम ही तो बता रहे हो, वॉलंटरली काम कर रहे हो ना। तो ये जो मसल्स होती हैं स्केलेटल मसल्स, ये ऐच्छिक रूप से काम करती हैं, आपकी इच्छा पर निर्भर करती हैं। आपको कब अपना पैर खोलना है, कब अपना पैर से चलना है, कब बैठना है, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो इन्हें कहा जाता है कि ये वॉलंटरली हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि इनकी जो सेल्स का स्ट्रक्चर है ये सिलेंड्रिकल है और इलोंगेटेड है, लंबा है, अनब्रांच्ड है, कोई ब्रांच नहीं है, अलग अलग फाइबर है, मसल की अलग अलग मसल फाइबर्स दिख रहे हैं, कोई ब्रांच नहीं है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इसके अंदर कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड फाइबर्स हैं। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड फाइबर्स क्यों हैं? क्योंकि ये एक प्रोसेस से गुजरती हैं जिसे बोलते हैं मायोब्लास्ट। इस मायोब्लास्ट प्रोसेस में क्या होता है कि ये सेल्स एक दूसरे के साथ में फ्यूज हो जाती हैं। फ्यूजन का मतलब क्या है कि एक दूसरे में मिल जाती हैं, लेकिन इस तरह से मिल जाती हैं कि इनका जो साइटोप्लाज्म है वो सिंगल रह जाता है। सेल्स के सारा साइटोप्लाज्म, क्योंकि सब एक तरह की सेल्स हैं और वो सारी सेल्स मिल गई। अब क्योंकि ये मल्टीपल सेल एक ही साइटोप्लाज्म को शेयर करने लग रही हैं, जैसा कि मैंने बताया कि मायोब्लास्ट में जब ये सेल आपस में फ्यूज हो जाती हैं, आपस में मिल जाती हैं, तो साइटोप्लाज्म एक रह जाता है। लेकिन क्योंकि सेल्स तो अलग अलग थी, उनके न्यूक्लियस अलग अलग होते हैं, मल्टीपल न्यूक्लियस होने के बावजूद वो जो सारी सेल मिलकर एक फाइबर का काम कर रही होती हैं, इसलिए ये मल्टी न्यूक्लिएटेड फाइबर्स होते हैं। और इनके ऊपर बैंड्स देखने को मिलते हैं जिन्हें स्ट्राइएशन बोलते हैं। और क्योंकि ये बैंड्स अल्टरनेट लाइट और डार्क कलर के होते हैं, ये जो धारियाँ होती हैं कुछ इसी तरह की आप मान सकते हैं कि जैसे नटराज पेंसिल होती है। इस नटराज पेंसिल में आप देखेंगे कि एक बिल्कुल डार्क ब्लैक कलर है, दूसरा डार्क रेड कलर है। तो ये जो धारियाँ हैं, ये जो रेखाएं हैं, इन रेखाओं के कारण इसको बोला जाता है कि इसके पास स्ट्राइएशंस हैं, धारियाँ हैं। और इसीलिए इन मसल्स को एक नाम और भी दिया जाता है, स्ट्राइएटेड मसल्स के नाम से। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। एक बार जल्दी से इसको फंक्शन को हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं अगली स्लाइड पे। अगर फंक्शन लिखने को आ जाए तो आप यही 4 फंक्शन लिखेंगे कि एक तो ये फैसिलिटेट करता है बॉडी मूवमेंट को, और ये वॉलंटरली हम इसको कंट्रोल करते हैं। ये सपोर्ट करता है हमारे पोस्चर को। अब कोई पतला सा लड़का है, उस पतले से लड़के के बाइसेप्स अगर आप देखोगे तो ज़्यादा नहीं होते, तो उसका एक पोस्चर है। लेकिन एक मोटा है, उसके पास में बहुत सारी मांसपेशियां हैं। अब मांसपेशियां ज़्यादा हैं तो वो उसका स्ट्रक्चर उस पर निर्भर करेगा ना कि कैसी मांसपेशियां हैं। और एक बिल्कुल नॉर्मल इंसान है, उसके आप देखोगे कि उसका जो पोस्चर है वो सबको अच्छा भी लगता है, और उस पोस्चर को मेंटेन करने में सबसे ज़्यादा मदद अगर करती हैं, उसको अच्छा दिखाने में अगर मदद ज़्यादा करती है तो वो करती हैं मांसपेशियाँ। तो वो सपोर्ट करता है पोस्चर को। अगला है स्पेशल फीचर, क्या है कि ये रैपिड कॉन्ट्रैक्शन है, आराम आराम से नहीं सिकोड़ता। अगर आप एकदम से चाहें तो 2 सेकंड में आप अपनी इसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, सिकोड़ सकते हो और फिर रिलैक्स भी कर सकते हो। तो ये मूवमेंट आपके ऊपर निर्भर करती है कि आप इसको रैपिड भी कर सकते हो। लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जल्दी फैटीग महसूस करती हैं, मतलब थक जाती हैं। आप 2 घंटे 4 घंटे वेट नहीं उठा सकते। आप कोई ज़्यादा देर तक अगर आप अपनी सीट पर बैठे रहते हो तो आप देखोगे कि आपकी कमर की मसल्स में दर्द होने लगता है, आपकी जो कंधे के आसपास की जो मसल्स हैं इनमें दर्द होने लगता है, ये फैटीग महसूस करती हैं। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि किसके कारण ये थकान महसूस होती है। वो थकान महसूस होती है लैक्टिक एसिड के कारण। इस लैक्टिक एसिड के कारण मसल्स का पीएच लेवल डाउन हो जाता है, जिसके कारण इनका मेटाबॉलिज्म भी चेंज हो जाता है। ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्स कर रही होती हैं वो इतना एफिशिएंटली नहीं कर पाती, और ये ऐसा लगता है कि ये थक गई हैं। ये कहाँ पाई जाती हैं? ये आर्म्स में पाई जाती हैं, लेग्स में पाई जाती हैं, चेस्ट में पाई जाती हैं, फेस पर पाई जाती हैं। फेस पर जब आप हंसते हो ना, और हंसने के बाद वो जो प्यारी सी मुस्कान आपके चेहरे पर दिखती है, वो मुस्कान के पीछे ये मसल्स होती हैं जिसको आप वॉलंटरली खींच रहे हो पीछे। अब हंस के दिखा दो एक बार,
हाँ, जो ये हंसी है, ये हंसी स्केलेटल मसल्स की है। अब बात कर लेते हैं स्मूथ मसल्स की। अब स्मूथ मसल्स कहाँ पाई जाती हैं और इनका नाम स्मूथ क्यों पड़ा? भाई इसके ऊपर जैसे कि स्केलेटल मसल्स में स्ट्राइएशंस होती हैं, धारियाँ होती हैं, ऐसा कुछ भी धारियाँ इस पर देखने को नहीं मिलती। अगर इसके स्ट्रक्चर में हम शेप देखें तो शेप है इसकी स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप का मतलब जैसे आप ये पेंसिल्स देख रहे हैं और ये पेंसिल्स का कैसा शेप है, ऐसे। इसी तरह की ये शेप स्पिंडल शेप बोलते हैं, कि जो दो तरफ से नुकीली और बीच से उभरी हुई हो, ऐसी शेप को स्पिंडल शेप बोलते हैं। आप इसमें सुराही का भी यूज कर सकते हो, कि सुराही जैसे होती है ना, कि ऊपर से बिल्कुल पतली नोक होती है और बीच में से उभरी हुई होती है और नीचे से फिर वो पतली हो जाती है, वो भी स्पिंडल शेप होती है। अब इसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है और कोई स्ट्राइएशंस नहीं होता, क्योंकि कोई स्ट्राइएशंस नहीं है, कोई धारियाँ नहीं है, कोई रेखाएं नहीं है, तो इसलिए इसको स्मूथ मसल्स भी कहा जाता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको याद रखनी है कि ये कहाँ पाया जाता है। ये उन इंटरनल ऑर्गन्स पर पाया जाता है जो कि खोखले होते हैं, होलो होते हैं, जैसे कि हमारा स्टोमक होता है, जैसे कि हमारी किडनी होती हैं, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, हमारे लंग्स होते हैं। वहाँ पर जो मसल्स पाई जाएंगी वो स्मूथ मसल्स पाई जाएंगी। और जो हमारी किडनी है, हमारा स्टोमक है, ये किसी भी बोन पर अटैच नहीं होता है, तो ये स्मूथ मसल्स बोन्स पर अटैच नहीं मिलती हैं। इनका जो कंट्रोल है वो इनवॉलेंट्री है, इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये लगातार काम करते रहते हैं। अगर आपने खाना खाया है तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम करेगा, आपका स्टोमक में डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होंगे और उसके बाद में आपका पेट में जो काम चलता रहता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, वो चलता रहेगा, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप नहीं कह सकते हो कि भाई मैं थक गया हूँ। आप अपने मुंह की मसल्स को रोक सकते हो, आप चबाना रोक सकते हो, लेकिन आप जब वो खाना अंदर ले जाओगे अपने ओइसोफेगस के द्वारा अपने स्टोमक के अंदर, तो आपके स्टोमक में आप अब उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ये इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं। अब अगर फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में क्या है कि ये हेल्प करती हैं मूवमेंट में ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, रेगुलेट करती हैं ब्लड फ्लो इन आर्टरीज। इसके बारे में अभी बात करें कि आर्टरीज क्या होती हैं। आपको पता है आर्टरीज क्या होती हैं? आर्टरीज और वेन्स ये ब्लड वेसल्स होते हैं, इनमें से खून आता जाता है। अब ये आर्टरीज और वेन्स, ये मान लीजिए कि दो भाई हैं। एक भाई का काम है कि ये ऑक्सीजन रिच ब्लड को कहाँ पहुँचाएगा? बॉडी के पार्ट से। अब ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेकर आ रहा है तो इसको भेजा भी तो गया होगा ना किसी के द्वारा, वो भेजता है हमारा हार्ट। वेन्स क्या काम करती हैं और आर्टरीज क्या काम करती हैं, हम वही बात कर रहे हैं। इस हिस्से से जो आर्टरी जुड़ी होती है, यहाँ से ऑक्सीजन रिच ब्लड पहुँचता है हर पार्ट में, और वहाँ पर जो सेल सांस ले रही होती हैं, रेस्पिरेशन कर रही होती हैं, तो वो क्या करती हैं? वो ऑक्सीजन तो ले लेती हैं लेकिन CO2 छोड़ देती हैं। उन CO2 को लेकर दूसरा भाई पहुँचता है, कौन? वेन्स। अब ये आर्टरीज में स्मूथ मसल्स क्या काम कर रही हैं? भाई आर्टरीज की भी तो लेयर्स होंगी ना, आर्टरीज की भी तो ये जहाँ पर इसकी वॉल है, ब्लड की वेसल्स की जो वॉल है, वो भी तो किसी चीज़ से मिलकर बनी होती हैं। वो बनी होती हैं इन्हीं स्मूथ मसल्स से। और ये कैसे काम करती हैं स्मूथ मसल्स? ये काम करती हैं जिस टाइम पर ये ऑक्सीजन रिच ब्लड पहुंचा रही होती हैं, जब ये बिल्कुल अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं, सिकोड़ लेती हैं, तो जैसे कि आप पाइप के अगले हिस्से को दबा दें और पीछे से टैप चला दें, तो उसका डायमीटर कम हो जाएगा और पानी की जो लेंथ है वो दूर तक जाएगी ना। आप अगर कार धोते हो, अपना फर्श धोते हो, तो आगे से दबा लेते हो, उसको दबाते ही आपको पता लग जाएगा कि अब ये दूर तक और प्रेशर के साथ जाएगा। ऐसे ही आर्टरीज के जब ये स्मूथ मसल्स अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं तो ये दूर तक प्रेशर मारता है ताकि दूर तक जाए। अब हर बॉडी के पार्ट तक पहुंचाना तो होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये सेल्स किसी जगह पर अगर ज़्यादा खून की आवश्यकता हो गई तो वहाँ पर अपने आप को ये रिलैक्स कर लेगा और इसके आर्टरीज का जो डायमीटर है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि इसने रिलैक्स कर लिया। अब जब डायमीटर बढ़ गया तो इसके अंदर ज़्यादा खून आ सकता है और ब्लड इसके अंदर ज़्यादा होने के कारण जहाँ पर कमी हो गई है खून की, वहाँ पर ये ज़्यादा खून कम टाइम पर पहुँचा सकता है। देखा है ना कितना इंटेलिजेंट। तो ये काम स्मूथ मसल्स हेल्प करती हैं आर्टरीज के द्वारा। अब अगर आगे देखें तो आगे है स्पेशल फीचर में क्या है कि ये स्लो और सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शंस करता है, जैसे कि रैपिड कॉन्ट्रैक्शन था स्केलेटल मसल्स में,
उसमें तो हम क्या करते हैं कि हम वॉलंटरली इसको कंट्रोल करते हैं, तो रैपिड कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन इनका कॉन्ट्रैक्शन की जो स्पीड होगी वो स्लो होती है। कहाँ कहाँ पाया जाता है ये? वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन, यूटेरस, जहाँ भी होलो ऑर्गन्स हैं हमारे इंटरनल, उसके बाहर जो सेल होंगी वो ये स्मूथ मसल होंगी। अब आप कहोगे कि सर होलो तो हर्ट भी होता है अंदर से, उसके अंदर खून आता जाता है, तो क्या उसके ऊपर भी स्मूथ मसल होंगी? जी नहीं, उसके ऊपर भी स्मूथ मसल्स का एक टाइप होता है, उसको एक अलग टाइप में हम पढ़ते हैं, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर स्मूथ मसल से अलग होता है। वो कैसा होता है? वो होता है ऐसा। इसमें जैसे हम देख पा रहे हैं कि इसकी जो सेल्स हैं, अगर ये मसल फाइबर है तो ये ब्रांच में है, ये ऐसी ब्रांच में है और ये जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। तो ये जो शेप है, ये शेप ऐसी तो नहीं थी स्मूथ मसल्स की, तो क्योंकि इनका स्ट्रक्चर अलग है और इनका फंक्शन भी अलग है, इस कारण इसको एक अलग कैटेगरी बना दिया गया जिसे बोलते हैं कार्डियक मसल्स। और ये केवल और केवल हार्ट में पाई जाती है। और हार्ट में मैं आपको बता दूं कि हार्ट के होते हैं 4 चैम्बर, और इन 4 चैम्बर के अलावा ये जो चारों चैम्बर मिलकर बने होते हैं यहाँ पे, इन चारों चैम्बर को मिलकर बनाती हैं 3 लेयर्स। अगर मैं इन 3 लेयर्स की बात करूं तो इसमें बीच वाली जो लेयर होती है वो मिलकर बनी होती है कार्डियक मसल से, जिसे बोलते हैं मायोकार्डियम। अब पहली भी बता दूं और तीसरी भी बता देता हूं, चलो बता देता हूं। पहली होती है एपिकार्डियम, और मैंने सबसे पहले बताया था एनिमल टिश्यू जब स्टार्ट किया था कि कोई भी ऑर्गन को ऊपर प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी लेयर होती है जो दूसरे ऑर्गन से उसको अलग करती है? एक टिश्यू बताया था ना जी, उसका नाम है एपिथेलियल टिश्यू। इस टिश्यू से मिलकर बनी होती है एपिकार्डियम। लेकिन इसमें केवल एपिथेलियल नहीं होता, इस एपिथेलियल के नीचे दूसरे नंबर पे आता कनेक्टिव टिश्यू, जो कि फैट वगैरह प्रोटीन वगैरह अपने थ्रू लेकर जा रहा होता है। अब इस एपिकार्डियम के नीचे होता है मायोकार्डियम। मायो यूज किया गया है मसल्स के लिए, और कार्डियम जो यूज किया गया है वो किया गया है हार्ट के लिए। तो मसल्स इन द हार्ट इज मायोकार्डियम। तो सेकंड लेयर में मिलती है कार्डियक मसल्स। ठीक है भाई, समझ में आ गया कि ये मायोकार्डियम में कार्डियक मसल्स होती हैं और ये सेकंड लेयर होती है। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं, अगर आपके यहाँ मिड टर्म एग्जाम में नहीं पूछेंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कितनी लेयर्स होती हैं हार्ट की, तो आप बताएंगे कि लेयर्स होती हैं 3। अगर वो पूछ ले कि चैम्बर कितने होते हैं तो आप बताओगे चैम्बर होते हैं 4। और ये कार्डियक मसल्स किस में पाई जाती हैं? बता देना कि केवल और केवल ये हार्ट में पाई जाती हैं। और इनका स्ट्रक्चर कैसा है? इनका स्ट्रक्चर है ब्रांच्ड फाइबर्स है, सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस है और स्ट्राइसेंस में है। जैसे कि स्ट्राइटेड मसल्स था ना, स्केलेटल मसल्स था, वैसे ही इसमें भी बैंड्स बने होते हैं, एक लाइट और एक डार्क कलर का। अब इसमें जो ब्रांच्ड फाइबर हैं ये इसलिए होते हैं ताकि, क्योंकि हार्ट का काम बहुत ज़रूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हार्ट ने काम करना बंद कर दिया तो ये जीवन लीला ही ख़त्म हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है ताकि बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया इनका आपस में जुड़ा रहे और लगातार ये काम करते रहें। इसलिए इनकी जो फाइबर्स हैं ये ब्रांच्ड फाइबर्स हो रखे हैं और एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं ब्रांचेज के थ्रू। इसका कंट्रोल क्या है आप बता सकते हैं अपने हिसाब से भी, कि आप हार्ट की बीट को कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो भाई इसका जो कंट्रोल है वो इनवॉलेंट्री है, और क्योंकि ये जन्म से और मरने तक काम करता रहता है करता रहता है करता रहता है, तो ये जो इसकी मसल्स होंगी, इसकी मसल्स फैटीग रेजिस्टेंट होंगी, कभी भी नहीं थकेगा। आप ना तो इसको वॉलंटरली कंट्रोल कर सकते हैं और ना ये कभी रुकता है। ये हमेशा आपके जीवन जीने से लेकर मरने तक ये हमेशा काम करता रहता है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम है, ये पंप करता है ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी तक पहुंचाता है ब्लड को। और मैंने ब्लड का काम बताया था कि ब्लड में होती हैं आरबीसीज, और आरबीसीज के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, और इस हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है O2, और ये O2 जाता है सेल के अंदर। कहाँ जाएगा? जहाँ भी ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। बताया था ना कि डिफ्यूजन होता है, और डिफ्यूजन कहाँ होगा? हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन जहाँ होगी वहाँ से लो लेवल ऑफ कंसंट्रेशन में जाएगा। जब ये
लंग्स में होती है O2 ज़्यादा, और इसके साथ में जो ब्लड वेसल्स होती हैं इसमें O2 होती है कम, तो यहाँ से ये यहाँ डिफ्यूज़ कर जाती है। अब हमारी बॉडी में जहाँ भी जिस भी एरिया में अगर ऑक्सीजन कम लगती है तो ये O2 उधर ही ज़्यादा फ्लो होने लग जाती है और वहाँ तक O2 पहुँच जाती है। अगर सब जगह बराबर बराबर है तो ये इक्वली सब जगह बांटती रहती है। तो इस तरह से O2 की ज़रूरत पड़ेगी, RBC की ज़रूरत पड़ेगी, हीमोग्लोबिन की ज़रूरत पड़ेगी। वही काम करने के लिए उसको पंप करके सब बॉडी तक पहुंचाने के लिए जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वो है हमारा सबसे प्यारा दिल। ये दिल है कि मानता नहीं, इस दिल पे किसका जोर है? किसी का जोर नहीं चलता इस दिल पे। कोऑर्डिनेट्स हार्ट कॉन्ट्रैक्शंस, ये हार्ट कॉन्ट्रैक्शंस को कोऑर्डिनेट करती है। कौन कोऑर्डिनेट करती हैं? ये करती हैं कार्डियक मसल्स। ठीक है भाई, और ये इसका एग्जाम्पल है कि ये हार्ट मसल्स में ही पाया जाता है। अब जल्दी से इनका कंपैरिजन देख लेते हैं तीनों मसल सेल्स का। पहले स्केलेटल में क्या है कि ये अटैच टू बोन है, इसका कंट्रोल वॉलंटरी है, हम कंट्रोल कर सकते हैं। लॉन्ग सिलेंड्रिकल इसकी शेप होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड फाइबर्स होते हैं, और ये इसके अंदर में बैंड्स होते हैं लाइट एंड डार्क कलर के। मल्टीपल न्यूक्लियाई होती हैं एक ही सेल के अंदर, क्योंकि वो एक मसल फाइबर होता है, उसके अंदर ही बहुत सारी सेल्स फ्यूज हो जाती हैं जिसके कारण मल्टीपल न्यूक्लियाई आ जाता है। प्रोन टू फैटिग है, जल्दी थक जाता है। अगर स्मूथ मसल की बात करें तो ये फैटिग रेजिस्टेंट है। इनवॉलेंट्री कंट्रोल है, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ये जहाँ भी होलो ऑर्गन मिलते हैं उनकी वॉल्स में ये स्मूथ सेल्स पाई जाती हैं। इनकी शेप होती है स्पिंडल शेप, और सिंगल न्यूक्लियस इसके अंदर पाया जाता है। कार्डियक मसल की बात करें तो ये केवल और केवल हार्ट में मिलता है। ये भी इनवॉलेंट्री होता है, इस पर हमारा कोई जोर नहीं चलता। ये ब्रांच्ड होती है और सिंगल न्यूक्लियस होता है, स्ट्राइटेड भी होता है। यूजुअली इसमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मिल सकते हैं। और ये भी रेजिस्टेंट टू फैटिग है, ये भी थकता नहीं है, जीने से मरने तक आपका साथ देता है। अब बात कर लेते हैं अपने लास्ट टॉपिक के बारे में, और ये लास्ट ऑफिस है हमारा जिसमें हम अब घुसेंगे, नर्वस टिश्यू। ये टिश्यू ऐसा है कि जो पूरे एम्पायर को संभाले हुए हैं। ये पूरे एम्पायर की खबर रखता है कि कहाँ किस मसल किस बोन में क्या हो रहा है, कहाँ कौन स्टिमुलस आ गया है, कहाँ गर्मी लग रही है, कहाँ ठंड लग रही है, कहाँ पर कोई चुभ गया है, कहाँ पर कुछ अच्छा लग रहा है। हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन ये अपने बॉस को पहुँचाता है, और इसका बॉस है ब्रेन। वो ब्रेन तक ये सारी चीज़ें पहुँचाता है। तो नर्वस टिश्यू एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है जो कि अपना फंक्शन करता है अच्छे से। क्या काम करता है? कम्युनिकेशन करता है ये। अब देखो, केवल इन्फॉर्मेशन पास नहीं कर रहा, ये कम्युनिकेशन कर रहा है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? एक होता है सेंडर जो इन्फॉर्मेशन देता है, और एक होता है रिसीवर जो इन्फॉर्मेशन लेता है। जब ये रिसीवर इसकी बात समझ जाता है तब होता है कम्युनिकेशन पूरा। और कम्युनिकेशन वन साइडेड नहीं होता, इसमें कम्युनिकेशन टू साइडेड होता है। उसी तरह से ये काम करता है। इसमें कौन कौन होते हैं? ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, नर्व्स होती हैं, और ये सब मिलकर क्या बनाती हैं? नर्वस टिश्यू। ठीक है, जैसे कि घर बनाने के लिए क्या काम होता है? एक मिस्त्री चाहिए होता है। मटेरियल को उठाने के लिए कौन चाहिए? मटेरियल को उठाने के लिए चाहिए मजदूर भाई साहब। इन मजदूरों को साथ में लेकर ये एक दूसरे की मदद करते हैं और मिस्त्री को इसका सामान पहुंचाते हैं। मिस्त्री फिर इनको बताता है कि जाओ अब वो लेकर आओ, अब ये पहुंचा दो, अब ये पहुंचा दो। हर चीज़ की बात इस तक पहुंचाते हैं। इसी तरह हमारा ये काम कर रहा है नर्वस टिश्यू, जिसके अंदर एक है ब्रेन, और मजदूरों का जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं न्यूरॉन्स। एन इंडिविजुअल नर्व सेल में बी अप टू ए मीटर, और ये जो नर्व सेल है ये 1 मीटर लंबी हो सकती है। जिस डेस्क बेंच पर आप बैठते हो और आप जहाँ पर बैग रखते हो अपना, जो बैग रखने की जितनी लंबाई वो आपके डेस्क की होती है, इतनी लंबी एक नर्व सेल भी हो सकती है। और ये मैनी नर्व फाइबर्स एक साथ मिलकर एक नर्व बनाते हैं। मतलब एक नर्व में कई सारे नर्व फाइबर्स होते हैं। नर्व फाइबर्स मिलकर बने होते हैं न्यूरॉन से, और इस न्यूरॉन को ही बोला जाता है नर्व सेल। जैसे मसल फाइबर थे वैसे ही नर्व फाइबर हैं। जैसे मसल फाइबर मसल सेल से मिलकर बने होते हैं, वैसे ही नर्व फाइबर नर्व सेल से मिलकर बने होते हैं। अब एक बार देख लेते हैं ये दिखते कैसे हैं। ये दिखते हैं इन भाई साहब जैसे। ये देखो, बीच में है न्यूक्लियस, ये है इनकी बॉडी जिसे बोलते हैं सेल बॉडी।
और ये जो दिख रही है ना, ये चोटियाँ दिख रही हैं, इसकी चोटियों के बाल दिख रहे हैं, ये हैं डेंड्राइट्स। और ये लंबा सा जो इसकी दूसरी चोटी दिख रही है लंबी सी, इसके अंदर से बह रहे हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल बह रहे हैं, जैसे कि एक तार होता है, उस तार के अंदर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल बहते हैं और इसके ऊपर लगा लेते हैं प्लास्टिक की कोटिंग, वैसे ही इसके अंदर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल बह रहे हैं और बाहर से एक इंसुलेटर की कोटिंग है जिसे बोलते हैं माइलिन शीथ। ये क्या काम करता है? ये इंसुलेट करता है एक्शन को और प्रोटेक्ट करता है इंफॉर्मेशन को सही तरीके से पहुंचाने के लिए। और इस डेंड्राइट्स को, इस नर्व सेल को, पूरी नर्व सेल को बचाने के लिए ये माइलिन शीथ इसके ऊपर लगी होती है। लेकिन अंदर जो होता है वो होता है एक्शन। और इस एक्शन का क्या काम है? यही तो करता है एक्शन। एक्शन का काम है एक्शन करना। क्या एक्शन करता है ये? जैसे इसके पास कोई चीज़ आ गई कि ये पहुंचाना है माइंड के पास में, तो ये तुरंत भागता है और अपने पास वाले डेंड्राइट्स को पकड़ा देता है। जैसे अभी मैंने बात की थी कि एक मिस्त्री है, इस मिस्त्री को, ये मिस्त्री है, इस तरह का बनाया तो बड़ा गंदा है लेकिन फिर भी समझ लो, ये मिस्त्री है और यहाँ है मजदूर। मजदूर बहुत सियाने हैं, इन्होंने पढ़ रखा है कि एकता में बल है। तो ये अलग अलग नहीं जा रहे, यहाँ पर रखी हुई हैं बहुत सारी ईंटें। इन ईंटों को ये उठाकर क्या कर रहे हैं? एक चेन बना रहे हैं। ये उठाता है, इसको देता है, ये इसको देता है, ये इसको देता है, और ऐसे करते हुए मिस्त्री तक ये सारी ईंटें पहुंचा देता है। अब जैसे ही इन मजदूरों ने अपनी एकता दिखाई, हाथ में हाथ मिलाकर इन्होंने ये सारी ईंटें मिस्त्री तक बिना मेहनत किए पहुंचा दी, लेकिन बहुत जल्दी पहुंचा दी। वही काम करते हैं हमारे डेंड्राइट्स। जहां पर इसका एक्शन ख़त्म होता है उसे बोलते हैं नर्व एंडिंग, और इस नर्व एंडिंग से आगे जुड़ी होती हैं दूसरे का डेंड्राइट्स, और उस डेंड्राइट से जुड़कर ऐसे ही ये चेन बनाए हुए हैं और अपने माइंड तक सारी चीज़ें तुरंत पहुंचा देते हैं। इनकी जो स्पीड होती है ये मिली सेकेंड्स में होती है। अगर जैसे ही कोई कांटा चुभ गया, कांटा चुभते ही वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल तुरंत ब्रेन तक पहुंचता है और ब्रेन तुरंत बोलता है अपने हाथ को, बेटा हटा ले, हटा ले, नहीं तो मारा जाएगा, दूसरा कांटा भी चुभेगा। जैसे ही तुम जब पढ़ाई नहीं करते हो और पापा का थप्पड़ तुम्हारे गाल के पास आता है, तभी नर्व सेल्स को पता लग जाता है कि थप्पड़ आ रहा है। वो तुरंत ब्रेन के पास पहुंचता है, थप्पड़ आ गया, थप्पड़ आ गया, क्या करना है, क्या करना है। तभी ब्रेन वापस से सिग्नल भेजता है, कहता है कि बेटा कुछ नहीं करना, हटा ले। ये काम इतना जल्दी होता है कि मिली सेकेंड्स लगती हैं सारा काम करने में। और इस काम को पूरा करने में जो मदद करता है वो करता है न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होते हैं? फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। और ये क्या रिस्पॉन्सिबल हैं? ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स। अब ये जो नर्व इम्पल्स है ये क्या होती हैं? नर्व इम्पल्स होते हैं सिग्नल्स दैट पासिस अलोंग द नर्व फाइबर इज कॉल्ड ए नर्व इम्पल्स। और ये क्या काम करते हैं? समझ में तो आ गया ना क्या काम है? ये नर्व इम्पल्स क्या होते हैं? जो सिग्नल्स फ्लो हो रहे हैं एक्शन में से, जो सेल बॉडी से गुजरते हुए दूसरी सेल बॉडी में पहुंच रहे हैं और ब्रेन तक जा रहे हैं जो सिग्नल, उन्हीं सिग्नल्स को कहा जाता है कि नर्व इम्पल्स है। और ये क्या अलाउ करते हैं? इट अलाउज अस टू मूव आवर मसल व्हेन वी वांट टू। जैसे ही ब्रेन ने कहा कि हटा ले, तो तुरंत मसल्स एक्टिव हो जाती है और तुरंत हटा लेती हैं। अगर कहीं गर्म लग जाता है तो तुरंत हमारा हाथ पीछे हट जाता है। वो इसीलिए हट जाता है क्योंकि ब्रेन तुरंत बता देता है कि मसल्स को कि मसल्स पीछे हटाओ, क्योंकि मसल्स ही तो मूवमेंट करवाती हैं। नर्व सेल्स अपने आप तो कुछ नहीं कर सकती, उनको मसल को बोलना पड़ेगा। मसल्स कहेंगे कि भाई हटा लो चुपचाप, हेडक्वार्टर से आदेश आया है, नहीं तो यहाँ मारे जाओ। अब फंक्शन ऑफ नर्व टिश्यू क्या है? नर्वस टिश्यू का फंक्शन है कि ये कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है। कंट्रोल करता है ना कि एक्टिविटीज़ को कहाँ क्या काम करना है, यही तो कंट्रोल कर रहा है नर्वस टिश्यू ही। और कोऑर्डिनेट भी तो कर रहा है, मतलब सहयोग भी तो दे रहा है, कोऑपरेट भी तो करने लग रहा है कि एक दूसरे का कोऑपरेशन से ही तो पहुंचा रहे हैं वहाँ पर जो चेन बनी हुई है। बाय ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स इट प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई होता है जो बहुत सारे स्टिमुलस आ जाते हैं, जैसे कि गर्म ठंडा कुछ भी सेंसेशन हमें हो रही है, कहीं पर अगर कांटा चुभ गया है तो वो कांटा भी एक स्टिमुलाई है, तो तुरंत ब्रेन तक वो चीज़ें पहुंचाता है। तो इन स्टिमुलाई के प्रति जो रिस्पॉन्स करना होता है, इसका प्रोसेस जो करना होता है इस इन्फॉर्मेशन का, वो भी कौन करवाता है? वो है नर्वस टिश्यू। तो इस तरह से हमने प्लांट टिश्यू को कवर कर लिया, एनिमल टिश्यू को कवर कर लिया, सबके टाइप पढ़ लिए और हमारा ये टिश्यू का चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है।
मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टिश्यू चैप्टर अच्छे से आ गया होगा। फिर भी आपको अगर कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो कमेंट्स मैंने ओपन कर रखे हैं, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं या तो कमेंट में उसका रिप्लाई कर दूंगा, उसको क्लियरिटी दे दूंगा, या फिर आपको अगली वीडियो में उसका आंसर दे दूंगा। चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। जय हिंद, जय भारत, कीप लर्निंग विद स्लाइसिंग साइंस। थैंक यू वेरी मच।